सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की मौत के बाद गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर बवाल कर दिया है, लेकिन अब मथुरा में हालात सामान्य हैं। हाईवे खोल दिया गया है। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की गाड़ी से कुचलकर मौत हुई है। गौरक्षक इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसे हादसा बताया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि फरसा वाले बाबा एक ट्रक को रोके हुए थे। घना कोहरा था, इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में दिल्ली आगरा हाईवे गौरक्षक जुटे और बवाल किया। मामला थाना कोसी कला क्षेत्र के गांव नवीपुर के पास का है। तस्करों ने हत्या करी, इसी संबंध में बात कर रहे हैं। सर, ऐसा अफवाह उड़ाई जा रही है कि गौ तस्करों ने हत्या करी, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये सुबह की घटना थी। उसमें जो ट्रक जो है उसमें किसी भी तरह का गोवंश या गोमांस इत्यादि कुछ भी नहीं था। दोनों में अलग अलग कार्गो थे। और जो सुबह की घटना थी जिसमें फरसा बाबा जो थे उनकी मृत्यु हुई है, उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके अपेक्षित कार्रवाई, और जो बाद में जो बॉडी रख के और इन लोगों ने उपद्रव किया था, पत्थरबाजी की, उसमें जो अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मामला पूरी तरीके से शांत है? बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल शांत है। तो आपसे डीआई शैलेश पांडे जिन्होंने बताया कि जो हालात है पूरी तरीके से सामान्य है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और नजर बनाए हुए है। नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। गौरक्षक फरसा वाले बाबा का शव उनके गांव पहुंचा। शव के घर पर पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया। फरसा वाले बाबा की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। फरसा वाले बाबा की अंतिम यात्रा में वहां पर जन सैलाब उमड़ा। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अरे आप लोग भी साइड हो जाओ। वहीं घायल ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गौरक्षक को टक्कर मारने वाले ड्राइवर की मौत हुई है। गौरक्षक बाबा को मृतक ड्राइवर ने ही टक्कर मारी थी। घायल ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, गौरक्षक बाबा को टक्कर मारने वाले ड्राइवर की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा को टक्कर मारने वाले ड्राइवर की मौत हुई है। मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने साफ किया कि हरियाणा बॉर्डर के पास बाबा की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी और ट्रक ड्राइवर की भी जान गई। प्रशासन ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि हत्या की बातें गलत हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है। तो फरसा वाले बाबा की मौत को लेकर यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रक ड्राइवर की भी जान गई है। डीएम ने कहा है कि सड़क हादसे में मौत हुई है। मौत को लेकर यहां पर यह जानकारी सामने आई है। हत्या की अफवाह को गलत बताया गया है।
बुलंदशहर के नया गांव से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां खेलते समय 9 साल का मासूम केशव गंभीर हादसे का शिकार हो गया। पेड़ से गेंद उतारते समय बाउंड्री वॉल के नुकीले सरिये पर गिर गई, जो उसके गले को चीरते हुए आर पार हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। घटना के बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बच्चा एक बच्चा आया था जिसका नाम ऋषभ था। वो नया गांव मिर्जापुर का रहने वाला था। बच्चे घर पे खेलने के दौरान वो एक दीवार से नीचे गिर गया, जिससे वहां पे आयरन रॉड पड़ी हुई थी। आयरन रॉड यहाँ चेस्ट से पार होती हुई नेक से बाहर आ गई और जिसको यहाँ लेके आया गया। बच्चा कॉन्शियस था, स्टेबल था और प्रॉपर ब्रीथ कर रहा था बच्चा। और यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बागपत में नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में छपरौली चुंगी ईदगाह का यह पूरा मामला है। तो आगे बढ़ते हैं। खबर कासगंज से है, जहां पर साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शातिर ठगों ने टेरर फंडिंग का डर दिखाकर एक दवा कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उससे करीब 31 लाख रुपए ठग लिए। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली गंजरुडवारा क्षेत्र के मोहल्ला खेरू का है, जहां मेडिकल संचालक मोहम्मद स्वाले अंसारी से टेरर फंडिंग और आपत्तिजनक गतिविधियां चलाने के नाम पर 12 मार्च से 19 मार्च के बीच अलग अलग किश्तों में उनके खाते से लगभग 31 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दूसरे के नाम पर फर्म बनाकर बिना खरीद कर किए कागजों में करोड़ों का सामान बेचकर करोड़ों की जीएसटी चोरी कर रहे थे। आरोपियों पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप है। दोनों आरोपियों के खिलाफ श्रावस्ती के थाना गिरौला में केस दर्ज हुआ है। सकुशल जसदेव सिंह सन ऑफ जगदेव सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पास से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य साधन बरामद हुए हैं। वहां से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हुए थाना गिलौला पे लाया गया और 20 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसको जेल भेज दिया गया है। इसी तरीके का एक मामला थाना भिनगा के अंतर्गत प्रकाश में आया था। इसमें भी गिरफ्तारी मुख्य अभियुक्त की कर ली गई है। इसका नाम विक्की झा पुत्र विजय कुमार झा है। यह भी सेम तरीके से टैक्स चोरी करता था और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 45 लाख से ऊपर की टैक्स चोरी की गई है। दोनों प्रकरणों में विवेचना अभी संपादित की जा रही है। यह तलाश किया जा रहा है कि दोनों में क्या संबंध है। इटावा के भरतना इलाके में ट्रक चालक रणवीर हत्याकांड में मुख्य प्रेमी के फरार पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी अर्पित और मृतक रणवीर की बीवी को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी पिता सर्वेश फरार था। बता दें कि 9 फरवरी को भरतना इलाके के पाड़ियापुरा गांव में ट्रक चालक रणवीर सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रणवीर की बीवी और अर्पित फरार हो गए थे। रणवीर के परिजनों ने अर्पित, रणवीर की बीवी और अर्पित के पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस बदमाशों के पास से देशी तमंचा, एक पिस्टल, कारतूस और बाइक को कब्जे में लिया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीमों के संयुक्त प्रयास से तथा मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी मिली कि यही अभियुक्तगण पुनः किसी बड़ी घटना को कारित करने वाले हैं। ग्राम भोगीपुर कठार
प्रतापगढ़ बॉर्डर के पास जब पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो एक बाइक से कुछ अज्ञात अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम प्रतीक है, जो थाना महाराजगंज क्षेत्र का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल इलाज के लिए सीएससी महाराजगंज भेजा गया है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी छात्र की हत्या के बाद माहौल गरमाया हुआ है और दूसरे दिन भी छात्र गेट पर धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और कॉलेज प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी कॉलेज में बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में आज दूसरे दिन भी छात्र धरने पर बैठे हैं। अब तक इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है मंजीत सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि जो दूसरे आरोपी है अनुज, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जो वीडियो आया है सोशल मीडिया पर मर्डर का, उसमें भी मंजीत सीधे तौर पर गोली मारते दिख रहा है, उसमें अनुज दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अनुज की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें दबिश दे रही हैं और छात्र यहाँ पर आंदोलित हैं, अपनी मांगों को लेकर भावुक हैं, गम में हैं, गुस्से में हैं। बात भी कर लेते हैं। क्या अभी आप लोगों की मांग है? मंजीत तो गिरफ्तार हो गया, आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जो मृतक है उसके वो एक मेधावी विद्यार्थी था और परिवार का इकलौती संतान था और वो परिवार का आशा का दीपक था जो बुझ गया। और परिवार निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, आर्थिक रूप से संघर्ष करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। तो हमारी पहली मांग है कि उसके परिवार को आर्थिक सहयोग 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उदय प्रताप प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यों से हम अनुरोध करते हैं कि, और इस मांग के थ्रू हम अनुरोध करते हैं कि उसके किसी परिजन को यहाँ पर आप कार्यरत करें। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 13,000 किताबों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क वेस्ट यूपी के साथ उत्तराखंड तक फैला हुआ था और मेरठ के गोदाम से किताबों की सप्लाई की जा रही थी। थाना मवाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। राहुल यादव, राहुल व बाबर ने बताया कि इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12 तक की नकली किताबें हैं, जिस पर तीनों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई, जिनकी निशानदेही से ग्राम मटौरा व राजू के घेर से करीब 11,000 किताबें मिली, जिसके संबंध में एनसीईआरटी विशेषज्ञों को सूचित किया गया तथा तीनों अभियुक्तों व बरामदा माल को हिरासत में लेकर अभियुक्तगण को थाने लाकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी के बाद आरएलडी कार्यकर्ताओं की पंचायत हुई है, जिसमें बड़ा ऐलान किया गया है। पंचायत में बंगाल सरकार को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई न होने पर दिल्ली में तृणमूल के 41 सांसदों का घेराव किया जाएगा और विरोध तेज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उबाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चल रही है और पंचायत यही कह रही है कि तृणमूल के सांसदों का घेराव करेंगे, उनको बंधक बनाएंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल ठीक है। हमने आज ये पंचायत है, पंचायत में निर्णय होगा, लेकिन हमारा सुझाव, लेकिन सभी का सुझाव यही है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर जिस बंदे ने, आतंकवादी ने जिसने धमकी दी है, 17 तारीख के शाम को दी है, 18 तारीख की सुबह दी है और आदरणीय जयंत चौधरी ने उसके बाद भी 19 तारीख के बागपत के प्रोग्राम रद्द नहीं किए और आला अधिकारियों ने, और मैंने आपको बताया, अभी आपने सुना होगा, खुफिया एजेंसी ने भी आदरणीय जयंत चौधरी से अनुरोध किया कि आपके ये गंभीर विषय है, आप इसे रिपोर्ट कराइए। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद जो यहाँ निर्णय है कि यही है कि आने वाले 2 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ, और वो भी साथ में ये नहीं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार उसे गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस को ना दे, जब तक भी हम सेटिस्फाई न होंगे। हाथरस के सादाबाद में बैंक के बाहर से किसान का 1 लाख रुपए से भरा बैग पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। घटना सादाबाद के हाथरस मार्ग स्थित बैंक के सामने की है। पैसों से भरे बैग को चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। थैला चोरी होने का पता चलते ही
किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में एक युवक थैला लेकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आगे चलकर दो युवक एक मोटरसाइकिल पर थैला ले जाते हुए नजर आए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर बरेली से है, जहां पर कोड़ापीर रोड पर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई तेज हो गई है। आरोप है कि मस्जिद और कब्रिस्तान की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई दुकानों का विस्तार किया गया, जिससे सड़क सक्रिय हो गई, जिस वजह से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। निगम ने करीब 120 दुकानदारों को नोटिस दिया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। सीएम ग्रिड्स योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है। चेतावनियों के बावजूद अनुपालन न होने पर अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है, जबकि कुछ दुकानदार खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं और कुछ प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। बरेली में उसी जगह पर है, कोहड़ा पीर से कोदेसिया फाटक जाने वाले उसी रोड पर है, जहां पर 100 से ज्यादा दुकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। मैं अपने साथियों को दिखाइए, ये वही जो कोतवाली को जाने वाला रास्ता है, कोहड़ा पीर को जाने वाला रास्ता है, और इधर जो ये रास्ता है ये कोदेसिया फाटक को जाता है। 100 से ज्यादा दुकानों पर जो है निशान लगा दिए गए हैं, लाल निशान लगा दिए गए हैं, और बताया जा रहा है कि 50 साल पुराने इस पूरे मार्केट को अब ध्वस्त कर दिया जाएगा। किसी दुकान पर 5.5 मीटर का निशान लगाया हुआ है, किसी दुकान पर 4 मीटर का दुकान जो है निशान लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस 50 साल पुराने मार्केट को जो है सरकारी जमीन पर इन दुकानदारों ने बनाया है। नोटिस जारी कर दिए हैं। मैं अपने साथियों को आगे बढ़कर दिखाएं। देखिए, ये नोटिस जारी किया है, ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है और सीएम ग्रिड फेज 2 के तहत इस रोड का चौड़ीकरण किया जाना। बलिया में पुलिस के साथ अभद्रता मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में माफी मांगते हुए नजर आए। दरअसल पूरा मामला नरही थाना क्षेत्र के कुरंटाडीह गांव का है, जहां एक युवक रविंद्र रस्तोगी द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई कि मेरे पिता को 2 युवकों द्वारा मारा पीटा जा रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 के पुलिसकर्मी पहुंचे, जहां दोनों ने पुलिस से धक्का मुक्की की और पुलिस वालों को पीटा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आनन-फानन में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। माफ कर दीजिए सर, हमको माफ कर दीजिए, गलती से हमारा पहली बार जिंदगी में गलती हुआ। हम अपने को बचाने के लिए कुछ करना पड़ा। माफ कर दीजिए सर, अब दोबारा गलती नहीं होगा, जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। आप सब लोग वैसे काम यह मैं नरही थाने के अंतर्गत आज प्रातः लगभग 7 बजे के आसपास राघवेंद्र रस्तोगी के द्वारा झगड़े की सूचना पर पीआरबी को बुलाया गया। पीआरबी के पहुंचने पर विपक्षी अमित और अरुण राय के द्वारा कालर एवं पीआरबी कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में संबंधित थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा जा रहा है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई। और सीधे आपको लेकर चलते हैं कानपुर, जहां पर न्यूज 18 के कार्यक्रम कमिश्नरीज कनेक्ट में तमाम मेहमान पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति पहले थी और अब है, अगर कंपेयर करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से विधायक होने के नाते से, उनका प्रतिनिधि होने के नाते से नव संवत्सर की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना पूरे कनपुरियों को देता हूं और आपके इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं कि अवेयरनेस वाला इस प्रकार का कार्यक्रम न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के द्वारा जनहित में और इस मंच का लाभ हम कनपुरियों को प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आपको बधाई देता हूं। जहां तक बिजली की बात है, मैं 8 वर्षों तक, ये दूसरी बार मैं विधायक बना हूं, इससे पहले 8 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा था। तत्कालीन सरकारें थी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन बहुत संकट, मतलब लगातार हम लोगों का संघर्ष करना,
बिजली नहीं आती थी। हालात ये हो जाते थे कि अगर किसी दिन बिजली 5-6 घंटे आ गई तो न्यूज लाइन की, न्यूज चैनल्स की, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनती थी कि आज 6 घंटे बिजली आई है। और अब अगर 2 घंटे बिजली कट जाती है तो हेडलाइंस बनती है कि आज 2 घंटे बिजली नहीं रही। इतना बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश में। मतलब पहले केवल 5 से 6 घंटे बिजली टोटल आती थी या लगातार बिजली आने की बात? बहुत मुश्किल होता था, 5-6 घंटे मुश्किल हो जाते थे। आप उस समय का तत्कालीन रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि पेशेंट आईसीयू में दम तोड़ देता था। जनरेटर्स के भी उतने साधन नहीं होते थे, चाहे सरकारी संस्थान हो, हैलट हो, उर्सला हो, काशीराम, ये सारे। हैलट में भी अस्पतालों में मरीज दम तोड़ देता था। घर में जो पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, उनकी वो हालत उनकी खराब हो जाती थी। बच्चों को एजुकेशन में, शिक्षा के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए ढिबरी और मोमबत्ती का, आप देखें कि उस समय मोमबत्ती की बिक्री बहुत होती थी, तो उनका सहारा लेना पड़ता था, तब बच्चे पढ़ाई कर पाते थे। तो इतना बुरा हाल था। और हम लोगों को सड़कों पर साल में कम से कम 5 से 6 महीने सड़कों पर बिजली के लिए संघर्ष करने के लिए रहना पड़ता था। तब जनता को कुछ हम न्याय दिलाने में बहुत आंशिक सफलता प्राप्त कर पाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कानों को खड़ा कर देते थे कि यहाँ बिजली कानपुर में दीजिए, क्योंकि तत्कालीन भी कानपुर राजस्व देने में तीसरे नंबर पर था। नोएडा, गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा राजस्व कानपुर से जाता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये जो 2 प्रमुख जिले हैं, उन जिलों के बाद कानपुर का बड़ा एक शेयर रहता है। कानपुर को